So this is lecture number 6 of electrochemistry, and in this part we will cover with Faraday's law, initial part of Faraday's law, and we will cover with electrolytic cell. सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है सेल का 5.91 वोल्ट। आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। देखिए आपको ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम में आपको रिलेशन पता है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो एन कितना है? कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, तो एन का वैल्यू आ गया 2। ई नॉट सेल आपको 5.91 गिवन है, तो आप यहां से एंटीलॉग लीजिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए से गया A+2 और इसका आपको देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। सिमिलरली A+2 से A+4 में गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो आपको 2 हाफ सेल का दिया है इक्वेशन और आपसे पूछा है कि जब A सॉलिड A+4 में जाएगा तब आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। तो 2 रिएक्शन गिवन है, तीसरा निकालना है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करिएगा, इस पहले वाले रिएक्शन के लिए देखिए इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल के लिए माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही हम फॉर्मूला में यूज करते हैं। सिमिलरली इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन निकालना है तो माइनस लगा देंगे। एक तो तरीका क्या है कि आप पहले वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा G1 लिखिए। डेल्टा G1 क्या होता है? -NF E नॉट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 2, तो -2F E नॉट कितना लिखेंगे? -X। तो पहले वाले के लिए डेल्टा G1 आ गया। फिर दूसरे वाले रिएक्शन के लिए, इसके लिए डेल्टा G2 लिखेंगे, -NF E सेल। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 2 से 4 में गया, कितने का इलेक्ट्रॉन? 2। ई नॉट सेल कितना है? -Y, तो डेल्टा G2 आ गया। फिर तीसरे वाले रिएक्शन के लिए, ये तीसरे वाले रिएक्शन के लिए आप डेल्टा G3 लिखिए, तो वो आएगा -NF E नॉट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 0 से 4 का एक्सचेंज, ई नॉट सेल इसी का निकालना है। अच्छा, अब ये रिएक्शन कैसे आएगा इस दोनों से? अब आप क्या करिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो A सॉलिड से A+4 में गया। दोनों को ऐड करिएगा, यानी कि डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 करिएगा, तो आपके पास डेल्टा G3 आएगा। डेल्टा G3 इतना है, डेल्टा G1 इतना, FF कैंसिल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। आपको इस रिएक्शन के लिए E3 निकालना है, तो आप पहले वाले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ? N1, और पहले वाले में रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? वो होगा E1। सिमिलरली दूसरे वाले रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? N2। दूसरे वाले रिएक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? E2 डिवाइडेड बाय N3। N3 क्या है कि जिस रिएक्शन का आपको E3 चाहिए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, वो है N3। तो सबका वैल्यू डालिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको ये एक सेल रिएक्शन गिवन है और इस सेल रिएक्शन का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन का पोटेंशियल गिवन है E1। तो आपसे पूछा है कि स्टैंडर्ड इतना है, और जब आप ई सेल निकालिएगा इस फॉर्मूले से, ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग QC। तो ई सेल और ई नॉट सेल में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए QC क्या होता है? कोएफिशिएंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हम सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहां देखिए ये सॉलिड, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सॉलिड कंसीडर नहीं करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब 0.4 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय 0.2,
तो यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ई नॉट सेल है जिसका वैल्यू E1 है वो एक्चुअली लेस देन है ई सेल से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। जो भी हम यहाँ पे मेटल लिखेंगे वो हम अरेंज करेंगे उसके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में, यानी कि ऊपर से नीचे जब आप जाइएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब आप सुनिए, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करने का क्या मतलब है ये सुनिए। देखिए आपके पास दो तरह का एजेंट होता है, एक तो होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और एक आपके पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दो एजेंट आपके पास होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये सुनिए। एक ऐसा मेटल जो आसानी से रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब हम बोलेंगे कि ये मेटल जो होगा, अगर कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो गया, और जो रिड्यूस हुआ वो एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूस कब होगा एक मेटल? जब इसका ई नॉट आरपी ज्यादा होगा, यानी कि जिस मेटल का ई नॉट आरपी ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये मेटल उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना आसानी से रिड्यूस होगा, और जितना आसानी से रिड्यूस होगा उतना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब मान लीजिए कोई एक मेटल है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा जिस मेटल का, वो एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा? हाँ, जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हम मेटल अरेंज करेंगे वो ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका ई नॉट आरपी बढ़ेगा, यानी कि ई नॉट आरपी बढ़ेगा तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए, या ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगा। आपको ये दोनों वर्ड दिखने को मिल सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब कैसे अरेंज करते हैं वो सुनिए। हम बोलते हैं लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली मनमोहन से जान, यहां तक हो गया। फिर हम यहाँ पे एक यूज करेंगे ट्रिक CFC और रेड RED, यानी क्रोमियम आयरन कैडमियम। फिर यहाँ पे एक ट्रिक है, कोई नीचे सुनो पागल है, और एक ट्रिक यूज करेंगे छापा मतलब यहाँ पे आएगा कॉपर, Hg, Ag, प्लेटिनम और Au। ऐसे हम अरेंज करेंगे, और ये ट्रिक है, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली मनमोहन से जान, ये CFC और फिर रेड, कोई नीचे सुनो पागल है और छापा। ठीक है। यहां से पता चला कि जो आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो नीचे वाले का आसानी से रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा मतलब ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इसका बेहतर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, यानी कि इसका ई नॉट आरपी सबसे ज़्यादा होगा। उसी तरह से अरेंज किया। तो अगर आपसे कंपैरिजन पूछ दे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कौन होता है जिसका आसानी से रिडक्शन हो और जिसका ई नॉट आरपी ज़्यादा हो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट आरपी, यानी कि जिसका ई नॉट आरपी ज़्यादा वो एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछ दे कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होगा? जिसका ई नॉट ओपी ज़्यादा होगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बोला था कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में वो हमेशा जीरो आता है, तो ये याद रखिएगा। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल है रिडक्शन पोटेंशियल का और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये देखिए 4 आपको रिएक्शन गिवन है और आपसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा है कि उसका ऑर्डर बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए या ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट आरपी, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आप देखिए सब में आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यानी कि रिडक्शन हो रहा है। बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका, यानी कि CO का सबसे ज़्यादा, फिर PB का, फिर CE का और फिर BI का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगेन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका ई नॉट आरपी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन जो है वो आसानी से हो। किसका रिडक्शन होगा? जिसका ई नॉट आरपी ज़्यादा होगा, उसका आसानी से रिडक्शन होगा, वो एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बताइए ई नॉट आरपी किसका ज़्यादा है? सब में देखिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 0 में था, फिर -2 में गया, तो यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो बताइए सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल H2OH 2 नेगेटिव जब SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तब है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप पहले रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस कौन सा ऐसा कॉम्पोजिशन होगा जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, कि Fe का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2HCl के साथ करवाते हैं या कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में, तो किस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ये आपको बताना है। अब आप देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज तभी होगा जब हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। तो देखिए आपके पास एक तो आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक कॉपर है, तो बताइए किसमें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली मनमोहन से जान, CFC फिर रेड, कोई नीचे सुनो पागल है छापा। अब आप देखिए हाइड्रोजन यहां है, आयरन यहां है और कॉपर यहां है, यानी कि कॉपर सबसे नीचे, फिर हाइड्रोजन है, फिर आयरन है। इसका मतलब ये कि कॉपर आसानी से रिड्यूस होगा, तब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, तब आयरन रिड्यूस होगा। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाने के लिए देखिए आपको आयरन को ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाने के लिए आपको कॉपर को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपर तो रिड्यूस होना चाहता है क्योंकि कॉपर सबसे नीचे आएगा, इसीलिए ये इस रिएक्शन से हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज होने के लिए कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, 0 से +2 में जाना पड़ेगा, पर कॉपर तो रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन नहीं रिलीज होगा। अब
एक ही बचा आयरन। आयरन आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि वो कॉपर से ऊपर आता है, इसीलिए जब आयरन 0 से +2 में जाएगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो आंसर होगा Fe+ डाइल्यूट HCl में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक आपके पास मिक्सर है और मिक्सर में ये सब आयन्स आपके पास प्रेजेंट है। तो आपसे बोला है कि विच आयन डिपॉजिट फर्स्ट, सबसे पहले कौन आयन डिपॉजिट होगा। आयन डिपॉजिट होगा मतलब सॉलिड फॉर्म में, एक्वस से सॉलिड जाएगा, यानी कि इसका रिडक्शन होना चाहिए। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे नीचे कौन होगा, तो देखिए सबसे नीचे कौन होगा, कॉपर। कॉपर देखिए यहां पर है सबसे नीचे, मैग्नीज यहां पे है, आयरन यहां पे है और जिंक आपके पास यहां पे है। तो सबसे नीचे कॉपर है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन सबसे पहले होगा, और अगर कॉपर का रिडक्शन सबसे पहले होगा तो कॉपर सबसे पहले डिपॉजिट होगा। तो ये ऑर्डर भी याद रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको दो रिएक्शन गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपसे बोला है कि इन दोनों के E0 वैल्यूज को देख करके आप बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा जिसका E0 Rp ज्यादा होगा। अब आप देखिए इस रिएक्शन में आयरन +2 में है और +3 में जा रहा है, यानी यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप क्या करिएगा, रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। सिमिलरली यहां देखिए आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, तब आपके पास आ जाएगा +0.77, यहाँ आ जाएगा +0.35। तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, Fe3 का, क्योंकि इसको उल्टा करिएगा। तो आंसर आ जाएगा Fe3 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो इसको एक बार रीड कर लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस होगा, और वही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका E0 Rp ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो E0 Rp का वैल्यू बढ़ता है, याद रखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और वही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका E0 Op ज्यादा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखिए कुछ कंडीशंस हैं तभी आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बुलाइएगा। क्या कंडीशन है वो सुनिए। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले सुनिए क्या होता है। कंडीशन नंबर 1, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा सुनिए, अगर अगर दोनों इलेक्ट्रोड, ये देखिए एनोड और कैथोड एक ही कंपार्टमेंट में है, तब इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बुलाएंगे। यानी बोथ इलेक्ट्रोड इन सेम कंपार्टमेंट, बोथ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन सेम कंपार्टमेंट, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और इससे पहले आप गैल्वेनिक सेल पढ़ के आ रहे थे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल था डेनियल सेल। तो मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल जो होता था वो स्पॉन्टेनियस होता था, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस का कंडीशन भी आपको पता है कि डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 और E0 सेल शुड बी पॉजिटिव। ये कंडीशन था स्पॉन्टेनियस का। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी डेल्टा जी उसका ग्रेटर देन 0 होता है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क तभी करेगा व्हेन एक्सटर्नल एजेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट सुनिए, ये जो दो इलेक्ट्रोड सेम कंपार्टमेंट में है, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, यानी कि प्लेटिनम वायर या ग्रेफाइट रॉड का बना होना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रोड के लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये कैसे काम करता है वो सुनिए। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये जो कैथोड है, इस कैथोड को आउटर सर्किट से यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन कैथोड को मिलेगा, तो कैथोड को क्या मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा आउटर सर्किट से। ठीक है, अब आप देखिए कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, तो कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और अगर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि कैथोड का साइन कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये कैथोड जो है वो सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू सॉल्यूशन। अब आप देखिए सॉल्यूशन में हमने लिया है CuCl2। CuCl2 कैसे प्रेजेंट होगा, Cu2 प्लस 2Cl नेगेटिव। तो अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि कॉपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसीलिए से उसको कैथोड बुलाते हैं, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे जो कॉपर सॉलिड बना है वो कैथोड पे ऐसे ऐसे जमा होगा, देखिए कैथोड पे ऐसे जमा होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर का। फिर जो आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आया था, आउटर सर्किट को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आउटर सर्किट को इलेक्ट्रॉन देगा एनोड। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में जाएगा, तो एनोड विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू आउटर सर्किट, इसीलिए एनोड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, यही सॉल्यूशन से। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में 2Cl नेगेटिव है ये Cl2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड खाएगा, ये आउटर सर्किट को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसे काम करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहां से आपने क्या निकाला, यहां से आपने निकाला है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें गैल्वेनिक सेल जो हम पहले पढ़ के आए हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो अभी अभी पढ़े हैं, तो आपको पता है गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता था, अभी अभी हम पढ़ के आए एनोड में पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है। देखिए कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव, और गैल्वेनिक सेल में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगा। पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगा, डेल्टा जी मोर देन 0, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा। अब सुनिए कि क्या पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या एप्लीकेशन है वो सुनिए। आपको क्या देगा, आपको बोलेगा कि मान लीजिए बोला कि एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो बताइए कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा और कौन सा गैस बाहर निकलेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए एक्वस CuSO4 है, तो एक्वस मतलब यहां वाटर भी होगा, और CuSO4 मतलब यहां Cu2 प्लस SO4 नेगेटिव भी होगा, और वाटर से क्या आएगा H+ यानी OH नेगेटिव। अब आप देखिए यहां एक से ज्यादा कैटायन है, एक से ज्यादा एनायन है, तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो सुनिए। पहले हम बात करते हैं कैटायन। आपको पता है कैटायन का रिडक्शन होगा, ठीक है, कैटायन का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो किसका रिडक्शन होगा वो सुनिए। अब आप सुनिए, कैटायन के रिडक्शन को समझाने के लिए आप यूज करिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाइएगा, E0 Rp का वैल्यू बढ़ता है यानी कि रिडक्शन बढ़ेगा, यानी कि इस दोनों कैटायन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन आसानी से होगा। तो कैटायन का तो झमेला खत्म। कैटायन का हमेशा रिडक्शन होगा। इफ मोर देन वन कैटायन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन तो रिडक्शन टेंडेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 Rp। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाइएगा तो E0 Rp बढ़ता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे नीचे होगा
उस कैटायन का सबसे पहले रिडक्शन होगा, यानी कैटायन का झमेला खत्म। अब आइए एनाइन पे। एनाइन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा इसको याद रखते हैं एक ट्रिक से। तो देखिए, ऑक्सीडेशन होगा किसका? एनाइन का। ये ऑर्डर में होगा, पहले होगा हेलोजन का, फिर होगा OH नेगेटिव का, फिर होगा NO3 नेगेटिव का, फिर होगा SO4 2 नेगेटिव का। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो हेलोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होकर के हेलोजन बाहर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर अगर OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करवाना है तो यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हमेशा आपको ऑक्सीजन गैस बाहर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो बताइए कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा? तो बताइए एक्वस NaCl है ना, एक्वस NaCl आपके पास गिवन है। तो एक्वस NaCl का क्या मतलब है कि इसमें आपको H+ और OH नेगेटिव भी है एक्वस, और NaCl में Na+ और साथ में Cl नेगेटिव। तो देखिए आपके पास 2 कैटायन है, 2 एनाइन है। तो पहले कैटायन की बात करते हैं। कैटायन का आपको पता है, कैटायन का आपको पता है क्या होगा? कैटायन का होगा रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो आइए पहले चेक करते हैं कैथोड पे क्या मिलेगा। आपको मैंने अभी अभी बताया था कैटायन का रिडक्शन चेक करने के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉलो करिएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपके पास था H+ और Na+। तो बताइए H नीचे आएगा या Na नीचे आएगा? तो देखिए Na तो आपका यहां पर है, H आपका यहां पे है, यानी H नीचे आता है, यानी H का E0 Rp सबसे ज्यादा होगा Na के कंपैरिजन में, यानी H+ का रिडक्शन आसानी से होगा एज कंपेयर टू Na+। तो H+ का रिडक्शन अगर करवाना है 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगा, और रिडक्शन हो रहा है कहां पे? कैथोड पे। तो यानी कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। सो कैथोड पे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? H+ और Na+ में से किसका रिडक्शन होगा? H+, क्योंकि H+ नीचे आता है। अब बात करिए आप एनाइन की। एनाइन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कहां पे? एनोड पे। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा? मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हेलोजन का होगा, फिर OH नेगेटिव का होगा, फिर NO3 नेगेटिव का होगा, और फिर SO4 2 नेगेटिव का होगा। तो यहां देखिए हेलोजन है, यहां OH है, तो सबसे पहले हेलोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपके पास एनोड पे Cl2 गैस बाहर निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपके बोला है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। ये सब क्वेश्चन आप बेसिकली वीडियो पॉज करके पढ़िए। एक जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए CuSO4 में आपको ये सारा एनाइन मिलेगा, और आपको पता है कि इस दोनों में से OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होना है, यानी कि आपको OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा तो OH नेगेटिव आयन जो है वो सॉल्यूशन में डिक्रीज करेगा, क्योंकि यही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब आप देखिए POH होता है log 1/OH, यानी कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो POH बढ़ेगा, और आपको पता है PH + POH 14 होता है। अगर POH जो है वो इंक्रीज करेगा तो pH क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी जब आप एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो pH ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो ये याद रखिएगा। बाकी आप वीडियो पॉज करिए, ये सारा क्वेश्चन रीड करिए। अब हम बात करते हैं कि जो एनोड है और जो कैथोड है उस पे कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसको समझाते हैं फैराडेस लॉ से। देखिए फैराडेस का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपका एनोड है और जो आपका कैथोड पे जो भी मास डिपॉजिट होना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितना चार्ज पास किया है।
So mass deposit will be directly proportional to charge passed in this electrolytic cell. So total amount deposit or total gas release is directly proportional to actual charge utilized in electrolysis. जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है Z, इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि कितना वेट डिपॉजिट होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो 1 फैराडे के बराबर है, मान लेते हैं 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम चार्ज आप पास कर रहे हैं, और ये बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करिएगा तो बेसिकली फैराडे ने कहा था कि जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो जो वेट डिपॉजिट होगा कैथोड या एनोड पे वो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूं वही याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, या आप यू बोल दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, बस यही याद रखना है आपको। ठीक है, क्या बोला मैंने वापस से सुनिए कि अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, बस यही याद रखना है। जैसे आप इस क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन में बोला है आपके पास CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें हम 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं, तो बताइए कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 फैराडे चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर होगा, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ कॉपर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कितना होता है? 63.5, और एन फैक्टर कॉपर का होता है 2, तो यानी कि इतना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे। एन फैक्टर कैसे निकालना है? अगर आपके पास कोई कैटाइन है तो कैटाइन के ऊपर जितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट एट कैथोड इफ 1 फैराडे चार्ज पास इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ZnSO4। यानी आप ZnSO4 का मोल्टेन ZnSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करिएगा तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के बराबर होगा। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कैसे लिखिएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट, जिंक का मॉलिक्यूलर वेट होता है 65, और एन फैक्टर आप यहां से कैलकुलेट करिएगा ZnSO4, यहां पे Zn पे होगा +2 चार्ज, यानी एन फैक्टर आ गया 2, यानी 65/2 वेट डिपॉजिट होगा। और ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इसलिए देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है। जैसे इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब आप AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो AgNO3 को कैसे तोड़िएगा? Ag प्लस NO3 नेगेटिव। तो आपसे पूछा है कि अगर हम इतना फैराडे चार्ज पास करते हैं तो AgNO3 में Ag का कितना वेट डिपॉजिट होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो वेट डिपॉजिट होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक है, तो पहले आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag जो कि 108 है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होगा 1। तो 1 फैराडे चार्ज पास करने से इतना वेट डिपॉजिट होगा। आपके पास कितना फैराडे है? इतना फैराडे, यानी कि जो वेट डिपॉजिट होगा वो हो जाएगा 108 × 0.01, आपके पास आंसर आएगा।